गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल में। और पिछले संस्कृत के क्लास में हमने आप लोगों को दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से समझाया था और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को संस्कृत के जितने भी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और जितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब यहाँ से लाभ प्राप्त करेंगे और सीख जाएंगे कि किस प्रकार से बेहतर तरीके से संधि को सीखा जा सकता है। लगातार अभ्यास करेंगे, जितने भी और भी शब्द रहेंगे तो आप कमेंट में उन्हें दे सकते हैं। हम लोग कल से ऑनलाइन भी आना शुरू कर देंगे और सारे सब्जेक्ट सीटेट को टारगेट करते हुए, क्योंकि आगामी परीक्षा भी सीटेट की होगी, उसको टारगेट करते हुए हम आप लोगों को ऑनलाइन आकर, जिससे आप लोग भी अपने क्वेश्चन ऑनलाइन कर सकें, इसकी व्यवस्था हम लोग कल से शुरू कर देंगे। पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी है और कल से सारे वीडियोस आप लोगों को मिलने लगेंगे ऑनलाइन। तो अभी हम आते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण। देखिए, हमने वीडियो को संक्षिप्त बनाने के लिए हम पहले से ही लिख रखा है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो एग्जाम्पल दीर्घ संधि के सूत्र हमने बता दिए थे आपको कि दीर्घ संधि का सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ है। अब अकः सवर्णे दीर्घ का विस्तार हमने पिछले वाले वीडियो में किया हुआ था कि कौन सा प्रत्याहार है, किस प्रकार से जोड़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात सीखें कि कितने प्रकार से संधि के प्रश्न बन सकते हैं। तो संधि के प्रकरण में जो वर्ण विचार का टॉपिक है, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि दिया गया शब्द, जिसे कपीशः दिया है, नदीशः दिया है, परीक्षा दिया है, गिरीशः दिया है, महेंद्र दिया है, या कोई भी शब्द है, तो पहला बनता है कि संधि का नाम बताएं। मतलब कि यह हुआ कि शब्द को पहचाने और इस शब्द में कौन से संधि का नियम छिपा हुआ है, संधि की पहचान करनी है। और दूसरा तरीका होता है कि संधि का विग्रह पद होगा, संधि का विग्रह पद होगा और विग्रह पद से देखकर हमें ये बताना होता है या तो कि इसमें संधि कौन सी है, या ये बताना होता है कि इनसे दोनों पदों से मिलकर बनने वाला एक उपयुक्त पद कौन होगा जिसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, गुण संधि का प्रयोग किया गया है, या किसी भी संधि का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि संधि में हमें केवल दो प्रकार से प्रश्न मिलते हैं। तीसरा प्रश्न सूत्रों का है, जो कभी कभी टेट, सीटेट और पीआरटी में पूछ लेता है, लेकिन क्योंकि स्वर संधि में सभी सूत्र प्रायः बहुत ही सरल और आसान है, इसलिए सूत्र पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि उनकी प्रासंगिकता, उनकी प्रायिकता बहुत ही कम होती है। चलिए हम एक एक शब्द को देखते हैं और जिन्हें बिल्कुल संधि ना आती हो, अब वो इस जादूगरी को देखना शुरू कर दें। जिन्हें डर लगता हो कि हमें संधि नहीं आ सकती या हमें संस्कृत नहीं आ सकती, वे बिल्कुल यहाँ से, ये एक्सरसाइज वीडियो है एक प्रकार से देखें दीर्घ संधि का, तो यहाँ से देखना प्रारंभ करें। सबसे पहले दिया गया है कपीशः, शब्द है कपीशः। तो आप सभी को याद होगा कि इसके नियम क्या थे। तो नियम थे, इस तरह से हमने संक्षेप में आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, इस तरह से बताने का प्रयास किया था। यानी कि एक बार अवर्ण से अवर्ण किसी भी रूप में अंतिम पद और प्रथम पद के रूप में मिलेगा। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये पद का अंतिम वर्ण होता है और ये पद का प्रथम वर्ण होता है। ये कंसेप्ट हमने बताया था और बताया था कि ये रिजल्ट होता है। समस्या यही होती है कि आप लोग वीडियो शुरू करते हैं देखना और बीच में रोचक न लगने से तुरंत ही अवॉइड करके उसको छोड़ के हट जाते हैं। अगर आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, सरकारी नौकरी पानी है, परीक्षाओं को पास करना है, तो ब्रेक ले लेकर देखें, लेकिन निरंतर लगातार देखेंगे तो हम एक ऐसी प्रक्रिया, एक विकास की ऐसी प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप केवल वीडियो खोलकर बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान होने वाला नहीं है और ना ही सीख पाएंगे।
तो लगातार बने रहें। लगातार माँ अकेडमी आपको इस प्रयास में रहेगी कि आप ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से घर बैठे भी अध्ययन कर सकते हैं। तो एक बार आ का प्रश्न हो गया तो एक बार ई का प्रश्न हो जाएगा, इसी प्रकार से एक बार ऊ का प्रश्न हो जाएगा, इसी प्रकार से एक बार री का प्रश्न हो जाएगा। चाहे तो साथ में बड़े स्वरूप में भी लिख सकते हैं तो री का भी आ जाएगा। दूसरा री का भी बना सकते हैं, हालांकि वैदिक वर्ण है, लेकिन क्योंकि अच प्रत्याहार में री भी शामिल है तो इन सभी के स्वरूप को शामिल करके जितने प्रकार से हो सकता है वर्णों को बनाएंगे। अब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं तो इन्हीं अच को समझने का प्रयास करेंगे। इतने वर्ण किसी प्रकार से सामने आए तो उनका रिजल्ट क्या होगा, उनका परिणाम क्या होगा। ई का परिणाम दीर्घ होगा, क्योंकि दीर्घ संधि का नाम है, दीर्घ ही परिणाम है, दीर्घ ही रिजल्ट है। यहाँ पर दीर्घ ऊ हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ री और यहाँ पर री। जिन्हें ना आता हो ध्यान से देखें। कपीसह शब्द दिया गया है तो कपीसह शब्द कैसे बनेगा, सबसे पहले उच्चारण करके देखें। जब हम बोलेंगे कपीसह तो कपीसह शब्द बोलने में हमें दो पद कौन से प्राप्त हो रहे हैं। अगर हमें विग्रह प्राप्त करना है कि इसका विग्रह कैसे किया जाएगा, और दूसरा इसमें संधि कौन है, कैसे पहचान करें, तो पहचानने के लिए जाने हमेशा प्राय ये नियम जाने कि अगर 3 वर्ण दिए गए हैं तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। 3 वर्ण दिए रहेंगे तो अधिकांशतया बीच वाले वर्ण में दीर्घ की मात्रा छिपी होगी, जिससे आप पहचान जाएंगे। लेकिन जब 4 वर्ण दिए होंगे, 5 वर्ण दिए होंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे। इसलिए इस प्रकार का कोई ट्रिक ना बनाएं कि बीच में दीर्घ की मात्रा होती है, बल्कि समझने का प्रयास करें। जैसे कपीसह दिया गया है तो कपीसह दिया गया है तो यहाँ पर दीर्घ आपको दिखाई पड़ रहा है, और जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है उनको सबसे पहले इसको तोड़ना सिखाते हैं। ध्यान से देखें, जिनको बिल्कुल नहीं आता सीख जाएंगे आज। क को अलग किया तो क में क्या छिपा हुआ है, क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है। हलंत नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर अ छिपा हुआ है। इसके बाद फिर देखें, यहाँ पर प को अलग करें तो दीर्घ मात्रा ई निकल आती है, और इसे अलग करेंगे तो यह भी निकल आएगा। ध्यान से देखिए, कपीसह शब्द को या पद को जब आपने तोड़ा तो आपको रिजल्ट यानी कि परिणाम बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री और री में से कोई न कोई परिणाम ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बड़ी ई। तो इतना सिंपल है कि बोलते ही, उच्चारण से ही आप ये जान पाएंगे कि ये दीर्घ संधि का शब्द है। और अगर उच्चारण से नहीं जान पाते हैं तो तत्काल इस तरह से उसे बांट लें, सबसे सिंपल तरीका और कभी ना गलत होने वाला तरीका। लेकिन पेपर में इसका इस्तेमाल करने का समय होगा कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो समय नहीं होगा, लेकिन जब लगातार एक्सरसाइज करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल अभ्यास में, रूटीन में आ जाएंगी, और रूटीन में आ जाएंगे तो फिर कभी गलतियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ से और एक बात ये भी पता चल गई कि विग्रह और संधि, विग्रह और संधि यानी कि मेल दोनों ही ई वर्ण पर है। विग्रह और संधि दोनों ही कहाँ पर है, ई वर्ण पर है। अब ध्यान से देखें, अगर हमें विग्रह करना है कपीसह पद का, यदि हमें विग्रह करना है तो किस तरह से बनाना होगा, इसे देख लेंगे ध्यान से। सबको मिला देंगे, का में आ मिलाया, पा में ई मिलाया। तो अगर पा में बड़ी ई मिलाएंगे तो हो जाएगा कपी। आप जानते हैं कपी कोई पद नहीं बनता है, कपी कोई पद नहीं बनता है।
तो क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कपि एक अर्थवान है, कपि का अर्थ होता है, सभी लोग जानते हैं। और यहां क्या बच गया, ईश है। अब अगर इतनी बात आप सबके समझ में आ जाएगी तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। दोनों ही पद अर्थवान होने चाहिए। ये दोनों ही पद हैं, कपि एक पद है, ईश एक पद है। तो इस तरह से विग्रह कर लिया। और यदि संधि करना है तो संधि किस तरह से होगा, इसको देख लें। आपको प्रथम पद के अंत में क्या दिखाई पड़ रहा है, तो इसे लिख कर देख लें। अंत में क्या दिखाई पड़ रहा है, छोटी ई दिखाई पड़ रहा है। सामने क्या दिखाई पड़ रहा है, बड़ी ई दिखाई पड़ रहा है। और साथ में ये दिख रहा है। ज्यों ही दोनों मिले तो यहां पर दीर्घ का आदेश हो गया, तो क्या बन गया भाई, कपीश। इस तरह से एक ही पद से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और सीख भी जाएंगे। तो जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम सीख जाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आगे आते हैं, नेक्स्ट 2-4 और शब्दों को देखते हैं। जितने प्रकार के बन सकते हैं उन सभी शब्दों को देख लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट, दिशा दिया है, परीक्षा दिया है, ये सब उसी प्रकार के हैं। गिरीश भी लगभग उसी प्रकार का है, बन सकता है आप लोगों से। जो नहीं बनेगा उन्हें आप लोग पूछिएगा, कुछ अलग प्रकार के करवाते हैं। जैसे लघुर में आया था, जैसे स्त्रीशः दिया गया है, जैसे होत्रिकारः दिया गया है। तो ऐसे अगर लेवल को बढ़ा कर देखेंगे, उच्च स्तर पे देखेंगे, तो कुछ शब्द ऐसे यहाँ भी मिल जाएंगे जो कई प्रकार से अलग अलग नियमों से किए जाते हैं, अलग अलग पद बनते हैं। लेकिन टेट, सीटेट और पीआरटी जैसे एग्जाम में जैसे होत्रिकारः पद को ले लिया, एक बार पुनः आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। होत्रिकारः, यदि आपके दिमाग में इतनी बात है या इतनी बात नहीं है तो अच आपके दिमाग में होगा। तो होत्रिकारः आते ही आपके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि होत्रिकारः का अर्थ क्या होता है। अर्थ नहीं पूछा जा रहा और अर्थ जानने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या करें, जितने प्रकार से हैं, अगर आपको संधि की पहचान करनी है, संधि की पहचान करनी है और ऑप्शन लगाना है, विकल्प में लगाना है, सिस्टम तो बताना नहीं है, तो तत्काल क्या करना चाहिए हमें, होत्रिकारः दिया गया है तो होत्रिकारः को अलग कर लीजिए। ये देखिए हमने सबको अलग कर दिया। हा ओ ता में री दिया गया है। अधिकांश स्टूडेंट ये गलती करते हैं, री को र पढ़ते हैं, र को री पढ़ते हैं, संस्कृत को संस्कृत पढ़ते हैं। तो संस्कृत को क्या पढ़ा जाएगा, ये ईश्वर ही जाने या तो वही जान पाएंगे। तो उच्चारण को सुधारते रहें। यहाँ पर क्या है, री, और साथ में क्या है, कार। इसको हमने अलग नहीं किया इस बार। अब ध्यान से देखिए, आपको री पद प्राप्त हो गया और री प्राप्त होते ही आप निश्चित रूप से जान पाएंगे कि इसमें अन्य कोई संधि नहीं हो सकती है, किसी भी अन्य संधि का समावेश नहीं हो सकता। केवल इतने से ही आप पहचान गए हैं और आसानी के साथ आप दीर्घ संधि का गोला लगाकर सिलेक्शन के गोले में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो गोले से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से दीर्घ संधि, और ज्यों ही इसको जोड़ना हुआ तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, अगर होत्रिकारः अलग अलग पहले से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, दोनों तरीके से देख लेंगे, दोनों तरीके से प्रश्न आता है। इस तरह से होत्रिकारः दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी संधि करिए, तो कुछ नहीं करना है, आप तुरंत वो कंसेप्ट दिमाग में रखिए जो जिस कंसेप्ट मैंने बताया है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। ध्यान दीजिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां पर क्या है भाई, आप देखेंगे री है,
और सामने कार दिया गया है। तो होत्री, इसका मतलब है कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई न कोई गलती हुई है। अपने आप आपको क्लियरिटी सामने आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नियम क्या दिया हुआ है कि री के सामने री आना चाहिए। अगर आपने गलती भी किया हुआ है तो भी क्लियर हो जाएगा, और सही किया हुआ है, क्योंकि देखिए री के सामने री नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, री। स्वयं अगर आपने प्रत्याहार बनाना सीखा हुआ है, जिन्हें अब भी ना समझ में आ रहा हो, वे प्रत्याहार का वीडियो एक बार देख लेंगे, इसके पहले वाला संधि का प्रथम भाग देख लेंगे, फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा कि हम नेक्स्ट गुण संधि पढ़ाएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए री के सामने री, री के सामने री, तो बहुत से लोग कहते हैं दीर्घ री, इस तरह बनाते हैं। आपकी इच्छा, अगर आप बनाना चाहते बना लें। प्रायः लौकिक साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिलता है, इसलिए हम इंडिविजुअली तो इसको हम नहीं पढ़ाते, ना कभी बताते हैं। हम सीधे कहते हैं कि बस एक ही री का प्रयोग करिए उच्चारण के अनुसार, क्योंकि उच्चारण में कोई भेद नहीं पाया जाता है। इनका स्वरूप प्रायः दीर्घ स्वरूप वाले होते हैं, और इनके प्रकार बताए गए हैं। ऋकारो 63, ऋकारो 12, ये सब वर्णन आप लोगों को हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से अब मिला देंगे, तो मिलाने पर इसका स्वरूप क्या होगा, होत्रिकार है। इस तरह से कोई भी पद आ जाए, कोई भी पद आ जाए, किसी तरह से समस्या हो, तो यदि आप इस तरह से तोड़ कर करेंगे तो इस सिंपल विधि से किसी भी संधि को कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, और निश्चित रूप से एक एक पद बना पाएंगे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कल से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सीटेड बेस सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि 5 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एग्ज़ाम हो ही जाए, इसलिए हम लोग सबसे पहले उसी को टारगेट करेंगे। और मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल के साथ।